जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म के सिद्धांत। इससे पहले हम एक पार्ट इस चैप्टर का डाल चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसमें हमारा ज़्यादा कुछ अब बचा हुआ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट कुछ बचा हुआ है वो आज हम इसमें देख लेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति क्या होता है। क्वेश्चन से पता चल रहा है व्यक्तिगत पूर्ति यानी किसी खास एक पर्सनल व्यक्ति का जो पूर्ति होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। और एक दिया गया है बाजार पूर्ति, यानी कि बाजार का जो पूर्ति होता है पूरा मार्केट का, वहाँ पर जो पूर्ति किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी खास व्यक्ति या कोई कंपनी जिसके द्वारा मांग के अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। देखिए उसका डेफिनेशन भी दिया गया है। किसी विशेष कंपनी या खास उत्पाद द्वारा जब व्यक्तिगत तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। अब देखिए इसी तरह से आपको व्यक्तिगत मांग का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत मांग क्या होता है। तो जब किसी खास व्यक्ति के द्वारा एक खास समय में जिन चीज़ों की मांग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए इसी में बाजार पूर्ति क्या कहते हैं। अब बाजार पूर्ति क्या होती है, तो देखिए वैसी पूर्ति जो पूरे मार्केट का पूर्ति करता हो, वैसा पूर्ति जो पूरा मार्केट का पूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं, बाजार पूर्ति। और ये मांग के अनुसार पूर्ति करती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, इससे लाभ कमा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बाजार पूर्ति वैसी पूर्ति होती है जिसके अंतर्गत बाजार में होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मांग के अनुसार उत्पादक या कंपनी पूर्ति करते हैं। सीधी बात है, कोई भी पूर्ति कब करेगा, जब उसके पास उस चीज़ की मांग आएगी, यानी डिमांड आएगा, तब वो चीज़ का वो पूर्ति करता है। अगर उस समय उसका पूर्ति नहीं करता है तो उसको उस बाद में फिर उतना लाभ नहीं होता है, या तो वो ज़्यादा पूर्ति कर देता है तो उससे भी उसको लाभ नहीं होता। क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं कि ज़्यादा पूर्ति करने से क्या होता है, सामान का दाम घट जाता है। तो चलिए इसमें उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति वक्र के खिसकाव के उत्तरदायी क्या क्या कारक हैं। तो उत्तरदायी कारक का मतलब होता है कि उसके क्या कारण हैं, किन कारणों के वजह से पूर्ति वक्र में जो है खिसकाव आता है। तो वक्र में सीधा बात जान लीजिए, यहाँ से देखिए अगर ये पूर्ति वक्र है, इधर अगर कीमत रखते हैं और इधर मात्रा रखते हैं तो पूर्ति वक्र में खिसकाव, यानी कि अगर ये लाइन जो हमारा है ये पूर्ति लाइन है, ये लाइन क्या है, पूर्ति लाइन, तो इसका दायां ओर जाना या तो फिर बायां ओर जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र में खिसकाव। यानी खिसकाव का कहने का मतलब है या तो पूर्ति ज़्यादा होगा या तो पूर्ति कम होगा। इसका क्या कारण है कि पूर्ति कभी कम हो जाती है तो कभी पूर्ति ज़्यादा होती है। तो आइए उन्हीं कारणों को आज हम जानते हैं। तो देखिए इसमें पहला कारण दे के रखे हैं, तकनीकी में परिवर्तन। तकनीकी में परिवर्तन से मतलब है कि कोई भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं। अगर तकनीक हमारा अच्छा है, अगर नए नए मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। इस वजह से क्या होगा, हमारा लागत कम लगेगा। यानी अभी अगर हम 100 रुपये में 1000 उत्पादन कर रहे हैं कोई भी चीज़ का, तो वही नए मशीनों का और नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो यही 100 रुपये में अगर हम 1200 का भी उत्पादन कर लें तो ये हमारा क्या हो गया, उत्पादन में वृद्धि लाया और लागत में कमी। क्योंकि पहले 100 में 1000 करते थे तो अब 100 में 1200 कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तन आएगा ना। ये किधर खिसकेगा, दाईं ओर खिसकेगा। यानी यहाँ देख सकते हैं कोई भी ग्राफ में 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है तो बढ़ रहा है। तो पूर्ति वक्र का मात्रा बढ़ रहा ना, तो मात्रा बढ़ रहा तो किधर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। और अगर हम घिसे पिटे मशीन का प्रयोग करते
तो यहाँ भी अगर हम 1000 कर रहे हैं तो ये मशीन ख़राब उपयोग करते हैं तो 1000 के जगह पर अभी 100 में कितना कर लेते हैं 900 का। तो ये हमारा क्या हुआ, घट जाता है, जितना हो रहा था उससे कम, और कम हुआ तो इधर बढ़ते जा रहा है, यानी कि इधर जाएगा तो क्या होगा, वो घटेगा। आप ही देख सकते हैं इधर हमारा क्या है, राइट साइड यानी दायां, राइट साइड यानी कि दायां, और इधर क्या है, लेफ्ट साइड यानी बायां। तो पूर्ति अगर बढ़ा तो किधर जाएगा, पूर्ति अगर बढ़ा तो दायां, और पूर्ति घटा तो बायां। तो इसमें पहला कारण क्या है, तकनीक में परिवर्तन। दूसरा कारण देखिए, साधन आगतों की कीमत में परिवर्तन। यानी साधन आगत का मतलब जिन चीज़ों से हम कोई भी चीज़ का उत्पत्ति करते हैं, जैसे लेस बनता है वो किस चीज़ से बनता है, आलू से बनता है। यानी कह सकते हैं कि आलू का अगर दाम बढ़ता है तो लेस का भी दाम बढ़ेगा। या तो फिर मान सकते हैं कि कच्चे माल का दाम बढ़ने से हमारा क्या होगा, जो चीज़ का उत्पादन हो रहा है उसका दाम बढ़ेगा, और पूर्ति में उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा, उसका पूर्ति में इफेक्ट पड़ेगा। आप नियम पढ़े हैं कि किसी भी चीज़ का कीमत बढ़ने से क्या होता है, पूर्ति उसका बढ़ता है, लेकिन साधन कीमत बढ़ने से पूर्ति क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साधन कीमत बढ़ने से क्या हो जाएगा, पूर्ति घट जाएगा। नेक्स्ट है करों में परिवर्तन। करों में परिवर्तन, करों के मतलब हो गया यहाँ टैक्स लग, टैक्स में परिवर्तन। अगर किसी भी चीज़ का अगर दाम बढ़ाना है तो सीधे उसमें टैक्स ज़्यादा लगा दीजिए। टैक्स ज़्यादा लगा देंगे तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो पूर्ति हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कच्चे माल पर अगर टैक्स लगता है, कच्चा माल पर टैक्स अगर 20% है, इसको अगर बढ़ा के हम 50% कर दें तो हमारा क्या होगा, पूर्ति भी कम हो जाएगा। पूर्ति हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर यही टैक्स को अगर हम 20 के जगह पर अगर 5% कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ति बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये भी इफेक्ट डाल रहा है, इससे भी इफेक्ट पड़ता है हमारा, किससे, कर से। उसके बाद नेक्स्ट है संबंधित वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन। संबंधित वस्तुओं के कीमत में परिवर्तन, ये हमें क्या बताता है कि जिस चीज़ से उत्पादन होता है वो किसी न किसी वस्तु से संबंधित होता है। तो ये क्या करता है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से क्या होता है, इसका दाम बोल दें या पूर्ति घटता और बढ़ता है। जैसे चाय और कॉफ़ी भी हम समझ सकते हैं, संबंधित वस्तु है। तो चाय और कॉफ़ी, अगर चाय का कीमत बढ़ता है तो कॉफ़ी का क्या होता है, मांग बढ़ जाता है। तो चाय का कीमत बढ़ा तो चाय का पूर्ति भी क्या होगा, बढ़ेगा। कीमत बढ़ा तो पूर्ति बढ़ेगा, लेकिन वहाँ कॉफ़ी का मांग बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का भी तो पूर्ति क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। कॉफ़ी का पूर्ति उस समय थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ती है और कीमत में कमी आने से पूर्ति घटती है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कॉफ़ी का दाम घटेगा या बढ़ेगा। अगर कॉफ़ी का दाम सेम है तो हो सकता है उसका पूर्ति बढ़ेगा। नेक्स्ट है फर्मों की संख्या में परिवर्तन। क्या होगा, फर्मों की संख्या में परिवर्तन। अब देखिए मार्केट में अगर पहले एक दुकान था तो वो अंधाधुंध पूर्ति करके रख सकता था, क्योंकि उसको पता है कि हमारा ही एक दुकान है तो हम इसको आसानी से बेच सकते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी कि इसमें शुरू में ही हम पढ़े कि इसमें फर्मों की कोई कमी नहीं है। तो फर्मों की संख्या में परिवर्तन, अगर बहुत ज़्यादा फर्म हो जाएगा तो हम पूर्ति भी उसी हिसाब से करेंगे जितना हम बेच सकेंगे। ऐसा नहीं कि पूर्ति बहुत ज़्यादा कर दें जिससे कि हम अपने सामान को बेच ही ना सकें। अब इसमें देखिए अगर फर्मों की संख्या कम हो तो पूर्ति अधिक होगी, और फर्मों की संख्या अधिक हो तो पूर्ति कम होगी। अब यहाँ देखिए पूर्ति अधिक, इसका मतलब किधर जाएगा, दाईं ओर, और पूर्ति कम, इसका मतलब किधर जाएगा, बाईं ओर, इसका खिसकाव होगा। अब यहाँ देखिए पूर्ति वक्र में खिसकाव के उत्तरदायी कारक, इसमें यह नहीं बोला गया है कि पूर्ति किधर होगा, यानी ज़्यादा होगा या कम होगा, इसमें यह नहीं बोला गया। इसमें सिर्फ पूछा खिसकाव, चाहे वो दायां ओर खिसके या तो फिर बायां ओर खिसके, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसमें दोनों रीजन आप दे सकते हैं, चाहे दायां ओर खिसके या बायां ओर खिसके। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बात और, आप इन लोग जितना हम बोले उसको भी, इसका जो डिफाइन करवाएं वो सब भी आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी। इसमें हम बहुत ज़्यादा इसमें लिखे नहीं, क्योंकि बोर्ड में उतना ज़्यादा जगह नहीं है। अब उसको क्या करें, कॉपी में नोट कर लें और इन सब चीज़ों को भी नोट कर लें।
आइए तब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि पूर्ति के लोच के विभिन्न प्रकार। आप याद कीजिए, इस तरह से मांग की लोच का भी हम प्रकार पढ़े थे। तो अब क्या आप देखना है हमको, पूर्ति के लोच के विभिन्न प्रकार। पूर्ति की लोच क्या होती है ये पिछले के वीडियो में हम बता दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। वस्तु के मात्रा में पूर्ति की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन तथा वस्तु के कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। याद कीजिए, हम मांग का जो लोच था वो 5 प्रकार का था, तो सेम ये भी उसी तरह का है। तो ये भी कितना प्रकार का होगा, ये भी 5 प्रकार का होगा। पहला क्या क्या उसमें बताए थे, पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई से कम लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई के समान लोचदार मांग। तो ये भी उसी तरह से होगा, पूर्णतः लोचदार पूर्ति, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति और इकाई के बराबर पूर्ति। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पूर्णतः लोचदार पूर्ति। तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति हमें यह बताती है कि वस्तु के कीमत में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने से उसका पूर्ति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पूर्ति उसका होने लगता है। वस्तु का कीमत में ना के बराबर परिवर्तन होता है, यानी कि उसका वृद्धि जो होता है थोड़ा भी होता है, या मानिए कि ना के बराबर होता है, लेकिन उसका क्या होता है, पूर्ति लगातार बढ़ते जाती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। और ऐसा हमें देखने को बहुत कम मिलता है। या तो ये चीज़ आप सब्जी मार्केट में भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा कोई चीज़ का दाम बढ़ा तो वहाँ देख सकते हैं कि हर जगह लोग सब्जी ही बेच रहे हैं, एक ही सब्जी बेच रहे हैं। तो वह क्या होता है, पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो कीमत है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, किसी वस्तु का कीमत जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है, उसका पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यानी कि वो बढ़ भी नहीं रहा है और घट भी नहीं रहा। यहाँ ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि कीमत पहले उसका P1 था, फिर उसका कीमत P2 हो गया, फिर उसका कीमत क्या हो गया, P3 भी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या देख सकते हैं, उसका जो पूर्ति है वो यहाँ से थोड़ा सा भी आगे या थोड़ा सा भी पीछे नहीं गया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहेंगे। यानी इस तरह का एग्जाम्पल हम तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर उस किसी चीज़ का लगातार दाम बढ़ रहा है उसका पूर्ति ना हो, ऐसा तभी हो सकता है जब जिस चीज़ का मतलब कि कीमत बढ़ रहा है और उसका पूर्ति हम नहीं दे पा रहे, इसका मतलब हमारे पास वो सामान है ही नहीं, जिस वजह से हम उसका पूर्ति नहीं कर पा रहे। ये तभी संभव हो सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं हो सकता। तो चलिए अब आगे इसका जो 3 पार्ट्स बचा हुआ वो हम देखते हैं। चलिए आगे के पार्ट्स हम देखते हैं। इकाई के बराबर पूर्ति लोच। क्या देखेंगे, इकाई के बराबर पूर्ति लोच। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जितना हम कीमत में परिवर्तन करते हैं उतना ही हमारा पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसा होता है, प्रतिशत में। अगर हम कीमत हमारा 10% वृद्धि हुआ, कीमत में क्या हुआ, 10% वृद्धि हुआ, तो हमारा पूर्ति में भी क्या होगा, 10% वृद्धि होगा। अगर कीमत हमारा अगर 10% बढ़ता है तो पूर्ति भी हमारा क्या होता है, 10% बढ़ता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकाई के बराबर लोचदार मान। मतलब जैसे जैसे पूर्ति बढ़ेगी वैसे वैसे कीमत भी बढ़ेगी। उल्टा बोल दिए, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ेगी। इसका कहना है कि जिधर जिधर तुम उधर उधर हम, जैसे जैसे तुम वैसे वैसे हम। चलो आगे हम देखते हैं इकाई से अधिक लोचदार। क्या देखते हैं, इकाई से अधिक लोचदार। अब ये क्या होता है, इकाई से अधिक लोचदार, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अधिक, हम तुमसे ज़्यादा ही रहेंगे। यानी कि कीमत थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पूर्ति उसका क्या हो गया, कीमत बढ़ा मेरा 10%। कीमत कितना बढ़ा, कीमत बढ़ा 10% और पूर्ति हमारा कितना बढ़ गया, तब तक पूर्ति वो बढ़ा दिया 35%। पूर्ति कितना बढ़ा दिया, 35%। मतलब थोड़ा सा बढ़ाना था, इसको बढ़ा दिया ज़्यादा। यानी क्या कर देना, उम्मीद से अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई से अधिक लोचदार। उम्मीद से क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इकाई से अधिक लोचदार। इसी का सेम जस्ट उल्टा है, इकाई से कम लोचदार। क्या है, इकाई से कम लोचदार। इसको भी साथ ही साथ देख लीजिए, इकाई से कम लोचदार। अब देखिए इकाई से जो कम लोचदार होता है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम सोच के बढ़ाएं कीमत में, कीमत परिवर्तन किए हम 10%, यानी कीमत कितना बढ़ाएं हम 10%। तो पूर्ति हमारा कितना बढ़ना चाहिए था, पूर्ति भी बढ़ना चाहिए था 10%, लेकिन वो उतना ना बढ़ करके कितना बढ़ा, वो 5%। तो इसको हम क्या कहेंगे, जितना सोचे थे उससे कम, यानी उम्मीद से हमारा कम हो जाना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई से कम लोचदार। तो इसमें देखिए इस चैप्टर से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था सारा हम इसमें डील कर दिए हैं, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें डाल दिए हैं। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है तो इसलिए इसमें जितना हो सकता है सारा इसमें हम डाल दिए हैं। अब मॉडल सेट भी आया हुआ है, आप उसको भी देखिए और बनाइए, आपका एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, आप सारा क्वेश्चन बना के देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में होता है कि कुछ कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अपवर्ड टाइप का भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं अप्रोक्स क्वेश्चन आपका 90% इससे मैच कर जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी इससे कितना मैच कर जाएगा, आपका 90% मैच कर जाएगा। अब 10% तो नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं से भी कुछ भी दे सकता है, तो 90% ऑब्जेक्टिव मैच कर जाएगा और सब्जेक्टिव आपका 100 मैच करेगा, अब देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ।